हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज एफएम। दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्टोरी हमें केशव जी ने भेजी है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत मजेदार है, तो प्लीज कहानी को अंत तक सुने। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव है। मैं पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। वैसे तो मैं चलती फिरती सवारियां भी ले लेता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के पास मेरा नंबर है, जो कि अब मेरी पक्की सवारियां बन चुकी हैं। वो लोग मेरे इलाके में ही रहते हैं। उनमें ज्यादातर सवारियां लेडीज हैं। मुझे आसानी ये होती है कि टैक्सी को स्टॉप पर रोककर सवारियों के लिए इंतजार करना और उनसे मोल भाव करना। मैं इन सब चीजों से बच जाता हूँ और मैं सीधा ही सवारियों के दरवाजे पर पहुंच जाता हूँ और उनसे जायज किराया ले लेता हूँ, जिससे उन लोगों को भी आसानी होती है और वो मुझे बस फोन कर देते हैं और मैं उनको पिक करने के लिए चला जाता हूँ। ऐसी ही एक घटना है जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था। मैं जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर एक बहुत अच्छी आंटी रहती है। वो एज में तकरीबन 60 साल की होंगी। जब उनको कहीं पर भी जाना होता, वो मुझे ही फोन करती। ज्यादातर उनको हॉस्पिटल ही जाना होता था, क्योंकि इस उम्र में बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। तो मैं उनको पिक कर लेता और हॉस्पिटल ले जाता और मैं उनके आने का वहीं पर पार्किंग में वेट करता रहता और फिर वहीं से उनको लेकर उनके घर तक छोड़ देता। और वो मुझे ज्यादातर सुबह में ही बुलाती थी। दोस्तों, एक दिन मैं देर रात को अपना काम कर कर वापस घर को जा रहा था। मैं घर पर आता हूँ, फ्रेश होकर खाना खाकर मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ और फिर रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था, तो मेरा फोन रिंग करता है। मुझे उस आंटी के नंबर से कॉल आ रही थी। मैं फोन को पिक करता हूँ और अब की बार उनके फोन से उनकी बेटी, जो कि बहुत घबराई हुई थी, वो मुझसे बात कर रही थी और मुझे कहती है कि अंकल, आप जल्दी से हमारे घर पर आ जाइए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मैं पूरे दिन का बहुत थक चुका था। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। मैं कैसे भी हिम्मत करता हूँ। मैं उठता हूँ, जल्दी से अपनी टैक्सी स्टार्ट करता हूँ और मैं उन आंटी के घर की तरफ चल पड़ता हूँ। और मैं जब उनके दरवाजे पर पहुँचता हूँ, तो वो दोनों माँ बेटी पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। उन आंटी को बिल्कुल भी होश नहीं था। बस उन आंटी की बेटियां थी। उनका कोई भी बेटा नहीं था कि वो उनको ले जाता। और जैसे तैसे वो आंटी मेरी टैक्सी में बैठ जाती है और उनकी बेटी भी उनके साथ टैक्सी में बैठ जाती है और वो मुझसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके आप हमें हॉस्पिटल ले चलिए। हमें तकरीबन 2 बज जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। मैं आपको उस हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बताऊंगा। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उस आंटी की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। इसीलिए उन्हें एक व्हील चेयर पर बैठाया जाता है। मैं उस व्हील चेयर को लेकर इमरजेंसी तक उस आंटी को छोड़ देता हूँ
उनकी बेटी उनके साथ थी और वो दोनों इमरजेंसी में चले जाते हैं और मैं बाहर खड़ा था और मुझे सिगरेट पीने की भी आदत थी। मुझे पता भी नहीं था कि उनको कितना टाइम लगने वाला है और मेरा नंबर भी उनके पास है। उनको मेरी जरूरत हुई तो वो मुझे फोन कर लेंगी। मैं यही सोचकर उस हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत वीरान सी जगह होती है वहां पर चला जाता हूँ। थकान की वजह से मुझे नींद भी बहुत आ रही थी और रात के समय पूरा हॉस्पिटल सुनसान पड़ा हुआ था सिवाय उस इमरजेंसी की। जैसे कि दिन में हॉस्पिटल में बहुत चहल पहल होती है और रात के समय अब वो हॉस्पिटल एकदम से खामोश था। मैं हॉस्पिटल के पीछे जिस सुनसान जगह पर आया था मैं वहां पर बैठने की जगह ढूंढता हूँ और मुझे जगह मिल भी जाती है और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। मैं अपनी नींद को भगाने के लिए सिगरेट पीने लगता हूँ। वो जगह बिल्कुल हॉस्पिटल के बैक साइड थी जहां पर कुछ काम भी चल रहा था और अब रात में तो कोई भी वहां पर काम नहीं कर रहा था। जैसे कि मजदूर बांस लगाकर और उन पर फट्टे लगाकर काम किया करते हैं ऊंचाई पे, ऐसा ही कुछ वहां पर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन में जहां पर काम होता हो। खैर इन सब बातों को मैं नजरअंदाज करते हुए अपनी सिगरेट को जलाता हूँ और अपनी सिगरेट को पीने लगता हूँ। वो हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे का एरिया था। वहां पर बहुत पुराने पुराने दरख्त थे। उन दरख्तों की जड़ें भी लटक रही थी। मैं बिल्कुल उन दरख्तों के पास था। वो दरख्त मेरे बिल्कुल सामने थे और मेरे पीछे जहां पर काम हो रहा था वो एरिया था और मैं उन दरख्तों की तरफ देखते हुए अपनी सिगरेट को पी रहा हूँ। वहां पर अंधेरा था और अंधेरे में मुझे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था और उसी अंधेरे में मैं महसूस करता हूँ कि जैसे कोई पत्थर मेरे करीब आकर गिर गया है। उसकी आवाज को सुनकर तो मुझे कोई ईंट पत्थर ही लग रहा था। उस आवाज को सुनकर मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालता हूँ। अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर उस जगह की तरफ देखता हूँ जहां से मुझे वो आवाज सुनाई दी थी। तो मैंने देखा कि वहां पर एक पत्थर गिरा हुआ है जो कि उसी जगह से आया था जहां पर मैंने आपको बताया कि पीछे कुछ काम चल रहा था। उस पत्थर को देखकर मैं बहुत घबरा जाता हूँ। वहां पर तो कोई नहीं है। तो फिर जब पत्थर कैसे जहां पर गिर गया और अगर जब मेरे सर पर लग जाता तो मेरा क्या होता। मैं जल्दी जल्दी सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ और मैं अपने मन में सोच भी रहा था कि जहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मुझे जहां से जल्दी से सिगरेट पीकर निकलना चाहिए। मैं हॉस्पिटल में भी सिगरेट नहीं पी सकता था क्योंकि वहां पर पेशेंट थे, इसीलिए मैं हॉस्पिटल के पीछे आया था और मैं जैसे ही वहां से निकलता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने 2-3 पत्थर फिर से वहीं पर फेंके हैं जहां पर मैं बैठकर सिगरेट पी रहा था। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन रखी हुई थी और मैंने जल्दी से उन पत्थरों की आवाज सुनकर उनकी तरफ अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट घुमाई तो मैं पत्थरों को गिरते हुए देख रहा था जो कि बिल्कुल उसी जगह पर गिरे थे जहां पर मैं बैठकर सिगरेट पी रहा था। और जैसे ही मैंने अपने फोन की फ्लैश लाइट उन पर डाली वो पत्थर एकदम से रुक गए। वहां पर तो कोई नहीं था। जब पहला पत्थर गिरा था तो मैंने बिल्डिंग की तरफ लाइट भी मारी थी
मुझे वहां पर कोई भी शख्स नजर नहीं आया था। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं जल्दी से उस जगह से निकल आया। अब मुझे अपनी टैक्सी में जाकर आंटी और उसकी बेटी का इंतजार करना ठीक भी नहीं लग रहा था। तो मैं हॉस्पिटल के अंदर जाकर इमरजेंसी के वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वहां पर एक सफाई करने वाला था। वो गहरी नींद में था। मैं बिल्कुल उसके पास बैठ जाता हूँ। उस पूरे वेटिंग एरिया में उस शख्स के अलावा और कोई नहीं था। जब मैं उसके पास बैठता हूँ तो मेरे बैठते ही वहां पर थोड़ा सा खटका होता है, तो उसकी नींद टूट जाती है। तो वो शख्स मुझे देखता है और मुझसे पूछता है कि क्या बात है भाई साहब, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैं उससे पहले तो कहता हूँ कि कुछ नहीं, लेकिन मेरे माथे पर पसीना और मेरी घबराहट छुपाई भी नहीं छुप रही थी। 2-3 बार उसके पूछने पर तो मैं उसे बताता हूँ कि मैं सिगरेट पीने के लिए हॉस्पिटल के पीछे के एरिया में गया था, जिस जगह पर काम चल रहा है। तो मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे मैं बहुत डर चुका हूँ। या तो कोई मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है, या फिर जैसा मैं समझ रहा हूँ ऐसा ही कुछ वहां पर है। मेरी बात सुनकर वो शख्स जो कि पहले नींद में था अब ऐसे उठकर बैठ गया कि जैसे उसको नींद ही ना आ रही हो। मेरी बात को सुनकर उसकी नींद बिल्कुल ही उड़ चुकी थी और वो मुझे बताता है कि हाँ, पीछे का एरिया हॉन्टेड एरिया है। रात के समय तो हम उस एरिया में बिल्कुल नहीं जाते। वहाँ भूत प्रेतों की बहुत सी एक्टिविटी होती है। आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ पर कुछ बुरी आत्माओं का साया है। उस शख्स की बात सुनकर मैं उससे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है। इस पर वो मुझे बताता है कि ये जो एरिया है जहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये एरिया इस हॉस्पिटल का बहुत पुराना एरिया है। वहां पर बहुत पुराना हॉस्पिटल का मुर्दा घर था, जिसे तोड़कर अब वहां पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। पहले भी हमें वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती थी, मगर वो इतनी हद तक नहीं थी कि वो किसी को नुकसान पहुंचा दे या फिर किसी को परेशान करे। लेकिन जब से वो जगह को तोड़ा है और उस जगह पर एक नई बिल्डिंग बन रही है, और तब से तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब तो वो पूरी आत्माएं किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटती। वहां के मजदूर भी बहुत शिकायत कर रहे हैं और उनके डर से काफी मजदूर तो काम छोड़कर भी जा चुके हैं। वो बहुत डर चुके हैं। और वो शख्स मुझे आगे बताता है कि शायद उस मुर्दा घर की डेड बॉडीज उन दोनों कमरों को अपना घर मानती थी, और जब वो कमरे अब टूट चुके हैं, वो बहुत परेशान हो चुकी है और वो इसीलिए दूसरों को परेशान कर रही है। और वो नहीं चाहती कि वहां पर कोई और बिल्डिंग बने। और इतने में ही वो आंटी की लड़की आती है और वो मुझसे कहती है कि अंकल, आप टैक्सी को इधर ही ले आइए, बिल्कुल इमरजेंसी के सामने मेरी माँ को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, अभी हमको घर चलना है। उसकी ये बात सुनकर मेरी जान में जान आ जाती है और मैं जल्दी से टैक्सी लेकर आ जाता हूँ। उन दोनों को अपनी टैक्सी में बैठाकर उनको उनके घर पर छोड़ देता हूँ। अब उस आंटी की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी थी
और वो मुझे बहुत आशीर्वाद देती है कि इतनी रात गए मैं उनको हॉस्पिटल लेकर आया और उसके बाद मैं अपने घर पर आ जाता हूँ और अपने बिस्तर पर लेटकर उसी वाक्य को याद कर रहा था। मैं अब भी बहुत घबराया हुआ था। मेरे दिमाग से वो घटना निकल ही नहीं रही थी कि आज मैं मरते मरते बचा हूँ और अपने डर को भगाने के लिए मैं भगवान का नाम लेने लगता हूँ। और अब तो सुबह के 5 बज चुके थे और मैं थका हुआ बहुत था, इसीलिए मैंने दूसरे दिन टैक्सी ना चलाने का फैसला किया और अपने बिस्तर पर लेटे हुए ही भगवान का नाम लेता रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।